Hello students, I am Manisha Yadav. Today is my topic on blood cells. देखो बच्चों, हमने ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पहले पढ़ा था कि ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलके बना होता है। एक पार्ट होता है प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोसेल्स, रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा टोटल ब्लड का 55% भाग होता है। इसमें 90% वाटर होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन 7 से 8% होती है। देखो बच्चों, आज हम रुधिर कणिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में तैरती हुई रहती है और ये टोटल ब्लड का 45% होती है। 55% में प्लाज्मा होता है और 45% में ब्लड कॉर्पोसेल्स रहती है। रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हीमेटोक्रिट कहते हैं और ब्लड कॉर्पोसेल्स 3 टाइप्स की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इन तीनों की हम 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले होती है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स, रक्ताणु, लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, आरबीसी है वो ब्लड की प्रमुख कणिकाएं होती हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये मानव की रुधिर कणिकाओं में लगभग 99% होती है और इनके अंदर केंद्रक एब्सेंट रहता है। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो वृत्ताकार, डिस्क रूपी और बाइकॉनकेव यानी कि उभयावतल प्रकार की होती है और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। इनका व्यास है वो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और इनकी मोटाई है वो लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। वयस्क पुरुष के अंदर इनकी संख्या लगभग 52 लाख और महिलाओं के अंदर इनकी संख्या लगभग 47 लाख घन mm होती है। ये इसकी यूनिट होती है। केंद्रक की अनुपस्थिति के कारण इसके अंदर हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का वर्णक है। यह कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और यह श्वसन वर्णक का कार्य भी करता है। हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन ग्लोबिन होती है, जो हीम नामक लाल रंगा पदार्थ से जुड़ी हुई रहती है और रुधिर का जो लाल रंग होता है वो इसी हीम के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन युक्त हीम समूह होता है और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। देखो बच्चों, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन यानी कि HB की मात्रा लगभग 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है और जो इरिथ्रोसाइट्स के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको इरिथ्रोपोइसिस या हीमोपोइसिस कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इरिथ्रोसाइट्स वर्ड लिया गया है इसका साइंटिफिक नेम है आरबीसी का। इसमें इरिथ्रो का मतलब होता है रेड। भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण यकृत, प्लीहा या थाइमस अंगों में होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी कि रेड बोन मेरो, जो कि हड्डियों के अंदर होता है, उसमें होता है। ये हड्डियाँ वो होती हैं जो काफ़ी लंबी होती हैं, जैसे फीमर हुई, उरोस्थी, कपाली अस्थियाँ आदि। इसका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है और जब आरबीसी नष्ट हो जाती हैं तो उनका विघटन है वो यकृत व प्लीहा में ही किया जाता है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट बात है, हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन भाग होता है ग्लोबिन, उसको एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। हीम समूह के लौह युक्त को यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है, यानी कि जो हीम समूह था उसमें जो फेरस आयन थे यानी कि लौह युक्त था उसको यकृत में स्टोर कर लिया जाता है और जो शेष भाग बचता है उसको बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन नाम के जो पित्तवर्णक होते हैं उनमें बदलकर उनको उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आरबीसी के बारे में हमने पढ़ा। अब देखो बच्चों, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है। इसका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन को लंग्स से विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाती है, CO2 को शरीर की सेल्स से लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है और रुधिर की जो pH वैल्यू होती है उसको नियमन करती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो सेकंड ब्लड कॉर्पोसेल्स होती है वो होती है WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट।
यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट वर्ड लिया गया है उसका मतलब है ल्यूको मीन्स होता है वाइट, और इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, बट इनका जो कलर है वो रंगहीन होता है, इसलिए इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा गया है, क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट रहता है। ये अनियमित संख्या में होती है बट बहुत कम होती है, अनियमित होती है और संख्या में बहुत कम होती है। वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 6000 से 8000 प्रति घन mm ही होती है। अब देखो यहाँ पे केंद्र की उपस्थिति के कारण इन्हें ट्रू सेल्स भी कहते हैं, यानी कि वास्तविक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसके अंदर गोल्जिकाएं व माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इनका आकार लगभग 8 से 15 माइक्रो तक होता है और इनका जीवन काल है वो 4 से 5 दिन का ही होता है। इनके अंदर अमीबीय गति पाई जाती है जो कि इनका विशेष लक्षण होता है। अब देखो जो एक साइंटिस्ट थे राइट्स, उनके अनुसार इनका वर्गीकरण किया गया है कि ये 2 प्रकार की होती हैं, कणिका में श्वेताणु और कणिका रहित श्वेताणु। कणिका में श्वेताणु को अभिरंजन के आधार पर 3 टाइप्स में बांटा है। पहला टाइप होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इयोसिनोफिल और तीसरा है बेसोफिल। और कणिका रहित श्वेताणु को केंद्रक की आकृति के आधार पर 2 टाइप्स में बांटा है। एक होता है एक केंद्रकाणु, दूसरा होता है लसीकाणु। अब इन दोनों टाइप्स की 1 बाय 1 करके हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला कणिका में श्वेताणु, जिसे ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। इनके कोशिका द्रव में विशिष्ट प्रकार के अभिरंजक ग्रहण करने वाली अनेक कणिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इनको कणिका में श्वेताणु कहते हैं। इनका केंद्रक बहुरूपी होता है, इसलिए इनको बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी कहा जाता है। और इनका जो केंद्रक होता है वो 2 से 5 तक पिंडों में बटा होता है, असममित होता है। इनका औसत आकार 10 से 12 म्यू होता है और ये कुल श्वेताणु की यानी कि कुल WBC की संख्या का लगभग 65% होता है। इनका निर्माण भी रेड बोन मैरो में ही होता है। अब अभिरंजक के आधार पर इसको 3 टाइप्स में बांटा है। पहला पढ़ते हैं इयोसिनोफिल्स। इयोसिन एक अभिरंजक होता है। इनके कोशिका द्रव में समान आकार के बड़े कण होते हैं जो अम्लीय अभिरंजक जैसे इयोसिन से गहरे लाल या फिर गुलाबी अभिरंजित हो जाते हैं, यानी कि इस कलर के ये अभिरंजित हो जाते हैं, रंगे जाते हैं। इनका केंद्रक द्विपिंडीय होता है। परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जी प्रतिक्रियाओं के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। इनमें एंटीहिस्टामिनिक गुण पाया जाता है, यानी कि जो संक्रमण से बचाव में हेल्प करता है। मनुष्य के रक्त में 1 से 4% ही इयोसिनोफिल्स पाए जाते हैं, जिनका व्यास 10 से 15 म्यू होता है और इनका जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स। इनके कोशिका द्रव में सूक्ष्म कण होते हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों ही प्रकार के अभिरंजकों द्वारा हल्के बैंगनी अभिरंजित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें उदासीन रंजी भी कहते हैं। कणिका में श्वेत रुधिराणु में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है और ये 60 से 70% होते हैं। इनकी संख्या रुधिर में 4000 से 5000 प्रति घन mm होती है, जिनका व्यास 12 से 15 म्यू होता है और जो इनका केंद्रक है वो 2 से 7 पिंडों का बना होता है जो एक तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। इस कारण इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। महिलाओं में यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, महिलाओं में कुछ न्यूट्रोफिल्स के केंद्रक से एक सूक्ष्म गोल सा पिंड जुड़ा रहता है जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं। यह बार बॉडी की तरह एक एक्स क्रोमोसोम के रूपांतरण के दौरान बनता है। ड्रम स्टिक ये सबसे सक्रिय श्वेत रुधिराणु हैं। ये कोशिका पारण की क्रिया द्वारा कोशिकाओं से बाहर निकलकर अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं और ये हानिकारक बाहरी पदार्थों में जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तीसरा होता है बेसोफिल्स। इनके कोशिका द्रव में कणिकाएं बड़ी किंतु संख्या में कम होती हैं। ये कणिकाएं क्षारीय प्रकृति की होती हैं
जो क्षारीय अभिरंजक जैसे मिथाइलिन ब्लू हिमेटोक्सिलिन को ग्रहण करती हैं, जिससे ये गहरे नीले अभिरंजित हो जाती हैं। ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन एवं हिप्पेरिन उत्पन्न करती हैं। मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 0.5% होती है। इनका व्यास 10 से 15 म्यू होता है। इनका केंद्रक बड़ा होता है, वृत्ताकार या फिर एस आकार का, और 2 से 3 पिंडों का बना होता है, और इनका जीवन काल है वो लगभग 12 से 15 दिन का होता है। तो इस तरह से कणिका में श्वेताणु 3 प्रकार के बताए गए हैं। अब दूसरा जो टाइप था वो है कणिका विहीन श्वेत रक्ताणु, जिसे एग ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। कणिका विहीन, इनके कोशिका द्रव में कणिकाओं का अभाव होता है। इनमें सिर्फ एक केंद्रक होता है जो अंडाकार सेम के बीज की आकृति के समान होता है, और एक केंद्रक होने के कारण इन्हें मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं, यानी कि एक केंद्रकीय श्वेताणु कहते हैं। ये संपूर्ण WBC का लगभग 25 से 30% भाग बनाते हैं। इनका औसत आकार 8 से 20 म्यू होता है। इनका निर्माण भी बोन मेरो में ही होता है। केंद्रक की स्थिति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा है। पहला है एक केंद्रकाणु और दूसरा है लसीकाणु। पहला मोनोसाइट्स या एक केंद्रकाणु, ये बड़े आकार की सेल्स होती है और इनका आकार 12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। केंद्रक बड़ा व सेम की आकृति का होता है और परिधि की तरफ होता है। ये भक्षणकारी नेचर की होती हैं और ये रुधिर से ऊतकों में आ जाती है। ये संख्या में 4 से 10% ही होती है। इनमें कोशिका द्रव लिम्फोसाइट्स की तुलना में अधिक होता है। ये न्यूट्रोफिल्स की तरह शरीर में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का अंतर्ग्रहण करके उनका भक्षण करती है। रुधिर में इनकी संख्या 200 से 700 घन mm तक होती है। ये रुधिर में से ऊतकों में आने के बाद काफ़ी बड़े आकार की हो जाती है और तब इन्हें वृत्त भक्षकाणु यानी कि मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रोफेज अधिक भक्षणकारी होती है, जो कि बड़े कणों और जीवाणुओं का भक्षण भी कर सकती है। वृत्त भक्षकाणु यानी कि मैक्रोफेज व न्यूट्रोफिल्स मिलकर शरीर में एक भक्षकाणुओं का तंत्र बनाती है, जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में कार्य करता है। ये कुल WBC की लगभग 5% होती हैं। ये मृत सेल्स के निस्तारण का भी कार्य करती हैं और अपमार्जक या मेहतर कहलाते हैं। इन्हें घुमक्कड़ सेल्स भी कहते हैं। तो दूसरा था लिम्फोसाइट यानी कि लसीकाणु। ये समस्त WBC का लगभग 20 से 25% भाग बनाती हैं। इनका आकार 8 से 16 म्यू होता है। इनका केंद्रक बड़ा, गोल या एक तरफ से पिचका हुआ होता है, जो केंद्र में स्थित होता है। उसका तो परिधि की तरफ था और इसका केंद्र में होता है। केंद्रक के चारों ओर बहुत कम मात्रा में छल्ले के रूप में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये अन्य WBC से कम भ्रमणशाली होती है। वो तो घुमक्कड़ सेल्स कहलाती थी, मोनोसाइट्स हैं, और ये कम भ्रमण करती हैं। ये थाइमस ग्रंथि एवं लसिका ऊतकों में ऐसी सेल्स से उत्पन्न की जाती है जिनकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा से होती है, यानी कि बोन मेरो से होती है। इनका जीवन काल 2 से 100 दिनों तक या फिर इससे अधिक भी हो सकता है। ये कुल WBC का 30% होती है। इनका व्यास 6 से 8 माइक्रोमीटर छोटे आकार का व संख्या में अधिक होते हैं, और जो बड़े आकार के होते हैं उनका व्यास 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, जो कि संख्या में बहुत कम होते हैं। यानी कि जिनका व्यास कम वो संख्या में अधिक, और जिनका व्यास ज़्यादा वो संख्या में कम। ये 2 प्रकार की होती हैं, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। छोटी लसीकाणु B व T लिम्फोसाइट दोनों का निर्माण करती हैं, जो प्रतिरक्षा के लिए प्रतिपिंडों का निर्माण कर एवं बाहरी सेल्स को मारने का कार्य करती हैं। इनका प्रमुख कार्य बीटा व गामा ग्लोब्यूलिन का निर्माण करना होता है। गामा ग्लोब्यूलिन से एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। लिम्फोसाइट्स द्वारा प्रतिविष भी उत्पन्न किए जाते हैं। एक ही बच्चों, जो 3rd प्रकार की ब्लड सेल्स थी वो होती है ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर पट्टिकाणु। ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनका व्यास 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है, और इनकी आकृति है ना वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, और इनके अंदर केंद्रक भी एब्सेंट रहता है। इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। ब्लड के अंदर इनकी संख्या लगभग 3 लाख प्रति घन mm होती है, और इनका जीवन काल केवल 5 से 7 दिन का ही होता है। तब इनका विघटन होता है, तब ये यकृत व प्लीहा में चली जाती है, यानी कि विघटित हो जाती है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जब ब्लड के अंदर क्लोटिंग होती है
तो उस प्रोसेस को स्टार्ट करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। स्तनधारियों के अलावा सभी कशेरुकियों के अंदर प्लेटलेट्स के स्थान पर तरकु कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जब इनकी औसत संख्या में कमी हो जाए, यानी कि 3 लाख से कम हो जाए, तो उस कंडीशन को, उस अवस्था को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। घाव पर फटी हुई रुधिर वाहिनियों से जब ये बाहर निकलकर हवा के संपर्क में आती हैं तो ये स्वयं टूटकर बहुत सारे कार्यों में हेल्प करती है। तो इनमें जो सबसे मेन जो फंक्शन है वो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ताकि जो रक्त स्राव है वो बंद हो जाए। दूसरा फंक्शन है शरीर के अंदर रक्त वाहिनी से निकलते हुए रक्त को बंद कर देती है। वहाँ एक डार्ट की भांति कार्य करती है, और उस डार्ट को एक थ्रोम्बस नाम दिया गया है। अगर इसकी संरचना को देखें, इसके अंदर ग्लाइकोजन, माइटोकॉन्ड्रिया, अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेंस ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती हैं, जो कि डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। अब जब प्लेटलेट्स एक्टिव फॉर्म में होती है तो इस प्रकार से होती है जिस तरह से डायग्राम के अंदर दिखाई गई है, और जो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं तो बिल्कुल सिंपल आकार की रहती हैं। तो इस तरह से हमने तीनों ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।